हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है प्रीलिम्स और आरओ एआरओ रिव्यू असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इन परीक्षाओं के लिए जो करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज का ये 31वां वीडियो है। इन सभी प्रैक्टिस सेट में 25-25 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 751 से लेके 775 तक 775 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के कंप्लीशन के साथ आपके पास 775 करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की जिनकी पूर्ण संभावना है, वैसे क्वेश्चन का आपके पास ये एक कलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अभी जो है वो अगस्त 2024 तक का जो करंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे अभी सितंबर के वीडियो आपको और प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग जो है वो संस्थान से जुड़े रहें ताकि आपको नए जो कंटेंट आए करंट अफेयर्स के लिए वो आपको टाइमली मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का 751वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वर्ष 2022 और वर्ष 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार क्रमशः किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है ए आर रहमान और श्रेया घोषाल, उत्तम सिंह और के एस चित्रा, विशाल भारद्वाज और सुनिधि चौहान, इलैया राजा और आशा भोसले। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन बी, ये उत्तम सिंह और के एस चित्रा, इन लोगों को क्रमशः वर्ष 2022 और वर्ष 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। जिसमें ये उत्तम सिंह जी जो है ये संगीतकार है, म्यूजिशियन है, जबकि जो है जो के एस चित्रा है ये पार्श्व गायिका है या बैकग्राउंड सिंगर है। ठीक है, और ये पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इनको ऑफिशियली ये पुरस्कार 28 सितंबर को इंदौर में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। और ये पुरस्कार जो है वो 1984 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य सुगम संगीत में कलात्मक उत्कृष्टता, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन, ठीक है, इंटरनेशनल मैन क्रिकेटर या मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। विराट कोहली, मोहम्मद शामी, रोहित शर्मा और के एल राहुल। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, इनको इंटरनेशनल मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में। इसके अलावा इसमें और पुरस्कार दिए हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो राहुल द्रविड़ को, जबकि वर्ष का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मोहम्मद शामी, ये वनडे इंटरनेशनल के लिए है। और टी20 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं ये है फिल सॉल्ट, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जबकि टी20 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जो है वो है टिम साउदी, न्यूजीलैंड से। आप चाहें तो इस लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अथवा ये जो भी करंट अफेयर्स के हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट उसके लिए रखी गई है। तो आप लोग अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे संस्थान का टेलीग्राम step_2_success और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके ये सारे प्रैक्टिस सेट है इनकी पीडीएफ फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली आपको ये यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा में हेल्प करेंगे और आपको 40 से 50 नंबर तक सिक्योर करने में पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन, जिनका हाल में 117 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया है, का क्या नाम था। टोमिको इटूका, लुसिन ब्रेंडन, मारिया ब्रान्यास मोरेरा और जीन लुइस कैलमेंट। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये महिला है मारिया ब्रान्यास मोरेरा, जिनका हाल में 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये अभी तक जो है वो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का इनके पास गिनीज जो है बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम शामिल था। इनका अभी 19 अगस्त को स्पेन के कैटेलोनिया में जो है इनका निधन हो गया है। इनका जन्म 4 मार्च 1907 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और जनवरी 2023 में इनको दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में जो है मान्यता मिली थी। अब इनकी मृत्यु के पश्चात जापान की टोमिको इटूका जो है ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम खाद्य और पेय रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय ब्रांड दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य ब्रांड बन गया है। पतंजलि, पार्ले, मदर डेयरी और अमूल।
सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये अमूल जो है, ये नई खाद्य और पेय रिपोर्ट 2024 के अनुसार ये अमूल ब्रांड जो है वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य ब्रांड बन गया है। ये रिपोर्ट जो है वो यूके यूनाइटेड किंगडम की कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है ब्रांड फाइनेंस। इसकी रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा आया है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खाद्य एवं डेयरी ब्रांड बन गया है। ठीक है, और इस अमूल को इसमें ए प्लस रेटिंग दी गई है। जबकि नेस्ले जो है वो 20.8 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड जो है वो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? CNR राव, गोविंद राजन पद्मनाभन, MS स्वामीनाथन, RA माशेलकर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये गोविंद राजन पद्मनाभन जो है इनको पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ या बायोकेमिस्ट और जो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर जो है उसके ये डायरेक्टर के पद पर रह चुके हैं, निदेशक के पद पर रह चुके हैं और इनको पहले फर्स्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई भी फील्ड हो उस क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए जो है, आजीवन योगदान, उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिया जाता है। और ये पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन को भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया गया? नेशनल स्पेस डे किस तारीख को मनाया गया? 15 अगस्त, 21 जुलाई, 23 अगस्त और 26 जनवरी। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, 23 अगस्त को जो है वो भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। 23 अगस्त के ही दिन वर्ष 2023 में जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है उस मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर जो है वो सुरक्षित लैंडिंग या सेफ लैंडिंग की थी और इसी की स्मृति में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अब से प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये पहली बार है जब मनाया गया है और इस वर्ष का जो विषय या थीम था आयोजन का वो है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, CSIR इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व प्रमुख गिरीश साहनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, को किस शोध के लिए प्रसिद्धि मिली थी? किस चीज का इन्होंने जो है वो रिसर्च किया था? जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन हेतु, रक्त के थक्के एवं थक्का बूस्टर दवाओं पर शोध, कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान, महत्वपूर्ण दवा विकास। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी, ये रक्त के थक्के और थक्का बूस्टर दवाओं पर शोध के लिए जो है गिरीश साहनी जी को प्रसिद्धि मिली थी। इन्होंने थक्का विशिष्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक दवा जो है वो विकसित की थी और जो भारत की पहली स्वदेशी थक्का दवा विकसित करने वाली टीम थी उस टीम का भी इन्होंने सफल नेतृत्व किया हुआ था। इनकी जो है वो हाल में मृत्यु हो गई है और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यूपी का जो कमीशन है जो PCS RO परीक्षाएं कराता है इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछता रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारे वीडियोस जो है करंट अफेयर्स सीरीज के लिए यूपी PCS के इन एग्जाम्स के लिए वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं ताकि जो है आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन मिस ना हो। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं लाइक करके कमेंट करके अपना साथ साथ फीडबैक भी हमें देते रहें। इसके अलावा पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है उसके माध्यम से हमसे जुड़ के ये पीडीएफ्स ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 RHUMI-1 24 अगस्त को किस स्थान से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा, मुंबई, थिरुविदंथई, चेन्नई और बेंगलुरु। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये थिरुविदंथई चेन्नई से जो है वो भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला रूमी 1 रॉकेट जो है लॉन्च किया है। इस रूमी 1 का जो फुल फॉर्म है वो है रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट ऑफ इंडिया। इसको 24 अगस्त को लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, इस रॉकेट को तमिलनाडु का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस जॉन इंडिया, इसने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया है और इस रॉकेट ने 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पीको सैटेलाइट, ये पीको सैटेलाइट और क्यूब सैटेलाइट जो हैं वो बहुत जो है वो छोटे आकार के सैटेलाइट होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट होते हैं और जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए छोड़े जाते हैं। तो इस रॉकेट के थ्रू जो ये सैटेलाइट गए हैं ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए क्या करेंगे, डेटा एकत्र करेंगे। बाकी इस मिशन का नेतृत्व जो है वो स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक हैं आनंद मेघालिंगम, इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेस्कॉम के नए अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन होंगे? राजेश नाम्बियार, नंदन नीलकेणी, विशाल सिक्का, अरविंद कृष्णा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये राजेश नाम्बियार जी जो है ये नेस्कॉम के नए अध्यक्ष होंगे। इनको 21 अगस्त 2024 को नेस्कॉम का जो है वो प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। हालांकि वे नवंबर 2024 से इस पद पर आसीन होंगे, कार्यभार ग्रहण करेंगे। और जो अभी वर्तमान प्रेसिडेंट है उनका नाम है देवजानी घोष, इनका ये स्थान लेंगे। बाकी नेस्कॉम का फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ये एक गैर सरकारी ट्रेड यूनियन है, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड यूनियन है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है। तो ये नेस्कॉम से संबंधित डिटेल भी हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, ठीक है? तो आप इनको भी चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला एसएलसीआर का फुल फॉर्म हो गया स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स परियोजना का अनावरण किन देशों के बीच सहयोग का परिणाम है? भारत और जापान, भारत और फ्रांस, भारत और डेनमार्क, भारत और जर्मनी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारत और डेनमार्क, इन दो देशों ने जो है वो वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए एक एसएलसीआर परियोजना का अनावरण किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य छोटी नदियों के संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्टता या एक्सीलेंस जो है वो प्राप्त करना है। ये जो गठबंधन हुआ है भारत सरकार, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क सरकार के बीच हुआ है, ये त्रिपक्षीय जो है वो पहले, जिसमें 3 स्टेक होल्डर हैं। और इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो वरुणा नदी का स्थायी दृष्टिकोण से संरक्षण करना है, ठीक है। बाकी ये परियोजना जो है इसमें जल शक्ति मंत्रालय और डेनमार्क, इन दोनों से क्या होगा, वित्त पोषण इस परियोजना को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन है? आलिया हाशमी, स्मृति मंधाना, डायना पुंडोले, किरण खेर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये डायना पुंडोले हैं, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रीय चैंपियन जो है वो बन गई हैं। इन्होंने चेन्नई में एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सलून श्रेणी में ये खिताब जीता हुआ है। और इस तरह ये पहली जो है वो कार रेसर जो है राष्ट्रीय चैंपियन, रेसिंग चैंपियन बन गई हैं। ये वर्तमान में पुणे में एक शिक्षिका के तौर पर जो है वो कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, भीष्म क्यूब जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को उपहार स्वरूप दिया है, क्या है? एक नई प्रकार की दवा, एक पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल, एक रक्षा उपकरण, एक ऊर्जा उत्पादन उपकरण। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, ये भीष्म क्यूब जो है एक पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल है। और इस अस्पताल का जो डिजाइन किया गया है वो आपदा प्रबंधन और आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है वो है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। और इस परियोजना का जो घोषणा हुई थी वो फरवरी 2022 में हुई थी। और इन क्यूब का, ये जो क्यूब्स है, ये पोर्टेबल अस्पताल है, इनका जो उद्देश्य है वो है आपदा और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तेजी से चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। अगर कोई क्षेत्र जो है वो आपदाग्रस्त है या किसी क्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो वहां पर ये बहुत ही कम समय में, लगभग कुछ घंटों में, ये जो पोर्टेबल अस्पताल है ये फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल का रूप जो है वो ले सकते हैं। इनमें आईसीयू तक जैसी जो है आधुनिक जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का इसमें जो है वो इंक्लूजन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना किस नाम से लॉन्च की है? ऑप्शंस आपके पास हैं, एकीकृत पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नवीन पेंशन योजना और सरकारी पेंशन योजना। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन ए, ये एकीकृत पेंशन योजना या यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस नाम से एक नई पेंशन योजना केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घोषणा की है। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति है जो 25 साल तक की जो सेवा देता है, न्यूनतम 25 साल की सेवा देता है, तो उस सेवा के पश्चात उसको जो उसके अंतिम 12 महीने की जो औसत वेतन होगा उस वेतन का 50% इनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है सेवा के दौरान तो उसके परिवार को पेंशन का 60% जो है वो मिलेगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने ये भी कहा है कि कोई व्यक्ति यदि 10 साल की सेवाएं दे लेता है तो उसको न्यूनतम 10,000 रुपए तक की पेंशन की गारंटी होगी। और ये योजना जो है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। बाकी जो अभी न्यू पेंशन स्कीम थी जो 2004 से लागू हुई थी, उन लोगों को भी इस पेंशन योजना को चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट किसने लॉन्च की है? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मेडटेक जोन, जॉनसन एंड जॉनसन। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन सी है। ये मेडटेक जोन ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट जो है वो लॉन्च की है। ये आरटी-पीसीआर जो है वो वर्ड बहुत चर्चा में रहा है, इवन कोविड के टाइम पे तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, इसलिए आप लोग इसका फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा। मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है, और इस किट को ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर जो है वो विकसित किया गया है। ये किट संक्रमण का जल्द पता लगाने में मदद करेगी। बाकी मंकी पॉक्स जो है एक ये वायरल जूनोटिक बीमारी है, और इसके लक्षण जो है वो चेचक के समान है। अभी हाल में इसके काफी सारे केस देखने को भी मिले हैं। बाकी जूनोटिक बीमारियां वो है जिनका ट्रांसमिशन जानवरों से मनुष्यों में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप ने वित्त वर्ष 2024-25 या फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत के विकास का पूर्वानुमान कितना कम कर दिया है? 30 आधार अंक, 40 आधार अंक, 20 आधार अंक और 10 आधार अंक। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये 20 बेस पॉइंट जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का पूर्वानुमान गोल्डमैन सैक्स ने अभी जो है वो घटा दिया है, और घटाकर जो दर कर दी है विकास की वो कर दी है 6.7%। पहले ये दर 6.9% थी, अब इसको घटाकर इन्होंने 6.7% कर दिया है। साथ ही इन्होंने बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 होगा उसकी जो अनुमानित वृद्धि दर है वो 6.4% रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस तिथि से लागू होगा? 24 अगस्त 2024, 26 अगस्त 2024, 1 सितंबर 2024 और 15 अगस्त 2024। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये ऑस्ट्रेलिया का जो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून है ये 26 अगस्त 2024 से प्रभावी हो गया है। और ये कानून जो है, जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको काम के घंटों के बाहर अपने नियोक्ता एम्प्लॉयर को अनदेखा करने का अधिकार देता है। यानी आपके अगर वर्क आवर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, आपकी शिफ्ट जो है एंड हो गई है, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, आपसे किसी तरह का काम लेने की कोशिश करता है, तो आप उसके इस रिक्वेस्ट को अनदेखा कर सकते हैं, साइडलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जो है वो नया कानून ऑस्ट्रेलिया में लागू किया है। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कर्मचारी जो हैं वो इनकार नहीं कर सकते हैं, उनको काम करना पड़ेगा। बाकी ऐसे कानून जो है फ्रांस, जर्मनी जैसे कुछ देशों में पहले से मौजूद हैं। भारत में भी इस तरह की जो है वो मांग काफी दिन से है, ताकि जो है वो व्यक्ति की जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो अलग अलग रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा एम पॉक्स प्रकोप से निपटने के लिए एक वैश्विक योजना कब से कब तक प्रभावी रहेगी? जुलाई 2024 से दिसंबर 2024, अगस्त 2024 से जनवरी 2025, सितंबर 2024 से फरवरी 2025 और अक्टूबर 2024 से मार्च 2025। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच तक जो है वो एम पॉक्स के प्रकोप से निपटने के लिए WHO की एक 6 महीने की वैश्विक योजना जारी रहेगी। और इस योजना का उद्देश्य एम पॉक्स के मानव से मानव संचरण को कम करना है। जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है उस ट्रांसमिशन को रोकना है। बाकी एम पॉक्स को लेकर जो है WHO बहुत चिंतित है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसने 14 अगस्त 2024 को एम पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न या अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 10 वर्षों में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष योगदान दिया हुआ है? 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ और 25,000 करोड़। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र है उसने देश के GDP में 20,000 करोड़ रुपए का जो है वो प्रत्यक्ष योगदान दिया है, और इस योगदान के साथ जो है भारत दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो स्पेस इकोनॉमी जो है वो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने और नए जिले बनाने की घोषणा की है? 3, 4, 5 और 6।
तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 और नए जिले बनाने की घोषणा की है। अभी तक लद्दाख में जो थे वो केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। अब 5 नए जिले जो होंगे वो होंगे जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो टोटल जो है वो अब लद्दाख में 7 जिले हो जाएंगे। बाकी ये लद्दाख जो है वो अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। सौरभ गांगुली, ग्रेग बार्कले, जय शाह, रिकी पॉन्टिंग। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जय शाह जो है इनको आईसीसी का अध्यक्ष चुन लिया है। ये वर्तमान में जो बीसीसीआई है उसके मानद सचिव या सेक्रेटरी हैं और इनको 20 अगस्त 2024 को आईसीसी का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। इनके ऑपोजिट कोई चुनाव में नहीं खड़ा था। टोटल 16 वोट थे जिनमें इनको 15 वोट मिले हैं। एक वोट जो है, एक जिसको वोट करना था उसने वोट नहीं किया है। ठीक है, बाकी ये जय शाह जो है वो 1 दिसंबर 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे, अर्थात ये आईसीसी के जो है वो चेयरमैन हो जाएंगे। बाकी जय शाह 35 वर्ष की आयु में इस पद पर आसीन होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। यंगेस्ट चेयरमैन होंगे ये आईसीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.5, 6.8, 7.2 और 7.5। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, ये मूडीज ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो है वो 7.2% कर दिया है बढ़ा के। पहले इन्होंने 6.8 का जो है अपना अनुमान दिया था, अब इसको बढ़ाकर 7.2 कर दिया है। जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको गोल्डमैन चेस्ट का बताया था, उन्होंने अनुमान को 20 आधार अंक घटा दिया है। तो अभी चूंकि ये परीक्षा का समय है, अब परीक्षा एकदम नजदीक है, तो इस समय जितनी भी जो ये वित्तीय संस्थाएं हैं वैश्विक जो भारत की विकास दर देती हैं उनके डेटा को आप जरूर याद रखिएगा। जैसे इसमें आपको 2 डेटा मिल गए, मूडीज का मिल गया, गोल्डमैन एंड चेस्ट का मिल गया। वैसे ही फिच की साइड से भी डेटा आता है, वर्ल्ड बैंक की साइड से आता है, आरबीआई की साइड से आता है। तो सबने जो जो जीडीपी वृद्धि दर का डेटा दिया है उसको आप कहीं एक जगह लिख लें। ठीक है, बाकी आप ये जो करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट हैं इनकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं जिनमें ये डेटा ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद अपने नोट्स बना लें ताकि आपको परीक्षा के टाइम पे आसानी से रिवाइज कर लें। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत संभावना रहती है कि पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कैसे भी गलत ना हो। बाकी आप लोग जो है, आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। और साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो और लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलकोल BVV131 जिसे हाल में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया है, क्या है? कोरोना वैक्सीन, मलेरिया वैक्सीन, हैजा वैक्सीन या टाइफाइड वैक्सीन? तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये हिलकोल BVV1 जो 131 है ये एक हैजा वैक्सीन है और ये हैजा की सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन या OCV ओरल कॉलरा वैक्सीन है, जिसको भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा हिलमैन लेबोरेटरीज से लाइसेंस के तहत विकसित किया गया है। अभी तक जो है वो हैजा की जो वैक्सीन थी वो केवल एक ही कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा था, उसकी द्वारा आपूर्ति की जा रही थी, जिसके कारण जो है वो कॉलरा की वैक्सीन की भारी कमी थी। अब ये जो है वो भारत में एक बड़े स्तर पर इसका उत्पादन किया जाएगा, तो अब इस कमी को जो है वो दूर किया जा सकता है और हैजा से जो है वो सक्षम तौर पर लड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न में से किन 2 शहरों के बीच एक औद्योगिक शहर इंडस्ट्रियल सिटी विकसित करने का जो है वो डिसीजन लिया है? ऑप्शन है आगरा और लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद, झांसी और कानपुर, मेरठ और मथुरा। ठीक है, यहां इलाहाबाद की जगह प्रयागराज होना चाहिए था। ठीक, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये झांसी और कानपुर, इन 2 शहरों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक औद्योगिक शहर विकसित करने का फैसला लिया है। ये शहर विकसित करने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। यह शहर लगभग 36,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और इस शहर में एक विशेष हवाई अड्डा भी विकसित किया जाएगा ताकि व्यापारियों के लिए जो आवागमन हो वो सुगम हो, इवन विदेशी व्यक्ति भी जो है वो आसानी से यहां पर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेगवीर सिंह ने किस पर्वत की चोटी पर चढ़कर एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, नाम है तेगवीर सिंह। ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट,
माउंट एलब्रूस, माउंट किलिमंजारो और माउंट एंकाकागुआ। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। इन्होंने माउंट किलिमंजारो की एक चोटी पर चढ़कर एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही होने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ये तेगवीर सिंह जो हैं, ये मात्र 5 वर्षीय हैं और इन्होंने माउंट किलिमंजारो जो 5,895 मीटर ऊंचा है, उसकी एक चोटी पर 23 अगस्त को चढ़ाई पूरी की है। चोटी का नाम है उहुरु चोटी, जिस पर ये 18 अगस्त को इन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया था, 23 अगस्त को ये पहुंच गए। और माउंट किलिमंजारो जो है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही भी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के विश्व जल सप्ताह की थीम क्या है? जल और सतत विकास, पानी का महत्व, मानव विकास की सतत जरूरत, सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल, जल संरक्षण, भविष्य को वर्तमान का उपहार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए जल। इस थीम के साथ, इस विषय के साथ वर्ष 2024 का विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। इस सप्ताह का आयोजन 25 से 29 अगस्त के बीच में किया गया है। डेट लेके कंफ्यूज मत होइएगा, ये 25 से 29 दिन, 5 दिन ही मनाया गया है, जबकि नाम है इसका विश्व जल सप्ताह। बाकी थीम जो है वो इंग्लिश में है, ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो इसके साथ ही जो करंट अफेयर्स के हमारे प्रैक्टिस सेट्स की जो सीरीज है, उस सीरीज का 31वां वीडियो भी कंप्लीट हो गया है और इस तरह आपके पास करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण 775 क्वेश्चंस का संकलन हो गया है। और इसके साथ यहां पर अगस्त 2024 तक का करंट आपका कंप्लीट हो गया है। अभी सितंबर का करंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप इसके लिए जो है वो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आप नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रखें ताकि आपको नए कंटेंट के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चन के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।